पुलिस कांस्टेबल ने महिला पर चलाई गोली, फायरिंग में महिला बाल बाल बची, आरोपी कांस्टेबल मौके से हुआ फरार। सरकारी स्कूल के बाद अब खुले प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में भी बढ़ रही है स्टूडेंट की संख्या। प्रिंसिपल का कहना, कोरोना नियमों का कराया जा रहा है पालन। बारिश से हुई ईडीएमसी की सड़कों की हालत खराब, ज्यादातर सड़कों पर जल भराव की वजह से हुए गड्ढे। स्थायी समिति अध्यक्ष का कहना, सड़कों को ठीक कराने के लिए नहीं है फंड। महीनों से टूटी पड़ी है ईस्ट आजाद नगर की सड़क, गड्ढों की वजह से आए दिन होते हैं एक्सीडेंट। जनता का कहना, प्रशासन नहीं कर रहा है सुनवाई। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कामों को लेकर शिक्षिकाएं हुई सम्मानित। शिक्षिकाओं का कहना, पढ़ाने को लेकर कभी नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। बच्चों को बेहतर भविष्य देना ही एकमात्र उद्देश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके के एक फ्लैट में फायरिंग का मामला सामने आया है। रविवार शाम शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी ने फ्लैट में रहने वाली महिला पर गोली चला दी। हालांकि महिला इस फायरिंग में बाल बाल बच गई। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही जिला के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और महिला के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरार कांस्टेबल की तलाश की जा रही है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि घटना रविवार शाम 6 बजे की है। शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने एक महिला पर फायरिंग कर दी। राजीव कुमार के खिलाफ आर्म एक्ट के सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। राजीव कुमार फर्श बाजार थाने से पहले शकरपुर थाना में तैनात था। जिस महिला पर उसने फायरिंग की, उस महिला के यहाँ उसका आना जाना था। कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों को अब खोल दिया गया है। दिन ब दिन स्कूलों में 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्कूल खोलने के बाद कुछ प्राइवेट स्कूल अभी तक बंद थे, लेकिन अब वो भी खुल गए। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों के अभिभावकों ने अब धीरे धीरे बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि अब पहले की ही तरह स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे। कोरोना के इस दौर में बच्चों से जुड़े सारे एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोरोना नियमों का पालन भी बखूबी किया जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 9 to 12 आपने क्लासेस खोलनी है। इसमें मैंने अपनी की स्ट्रेटजी बनाई कि 10-12 को मैंने स्पेशली बच्चों को प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया और उनकी ऑफलाइन क्लासेस यहीं शुरू की। 9th 11th की मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पर टीचर का बर्डन ना बढ़े, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे। तो मैंने जो क्लास ऑफलाइन बच्चा क्लास में ले रहा है, टीचर ले रही है, उसके साथ ऑनलाइन भी बच्चों को साथ साथ जोड़ लिया। क्लास में बैठा हुआ बच्चा भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन बच्चा भी इसका अनुसरण कर रहा है। अभी हमारे सिर्फ 10th और 12th के आए हैं। हमने पेरेंट्स से कंसर्न ली है। जिन्हीं पेरेंट्स ने हमें कंसर्न दी है, हमने गूगल फॉर्म के थ्रू उनसे कंसर्न ली थी और उन्होंने हम जिन पेरेंट्स ने कहा है कि हम इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों के लिए, वही पेरेंट्स आए हैं। और जो नहीं चाहते उनकी हम ऑनलाइन भी क्लासेस हम चला रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं। ये मुश्किल है ऑनलाइन ऑफलाइन चलाना, पर फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं 100% बच्चे जो हैं एजुकेट हों और सबको अच्छी तरह शिक्षा मिले। बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर सड़कों पर जल भराव होने की वजह से गड्ढे हो गए हैं। सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि गड्ढों की वजह से चलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं इस बारे में स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार का कहना है कि सड़कों की हालत बारिश के बाद से खराब हुई है। हम चाहते भी हैं कि सड़कों को जल्द से जल्द फिर ठीक किया जाए, लेकिन इस वक्त हमारे पास फंड का अभाव है, जिसके कारण सड़कों पर मरम्मत का काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम जल्द ही सड़कों को ठीक कराएंगे। कि दिल्ली सरकार का जो डेवलपमेंट बजट हमारे पास आता था, जिनसे हम सड़कों की मरम्मत, नालियों की मरम्मत करते, उस फंड में एक भी पैसा वहाँ से नहीं आता है। जो BT आता है, जो समय पे आना था, वो भी नहीं मिलता है, जिसे हम सैलरी सब चीज़ें देते हैं। हम अपने संसाधनों के द्वारा काफ़ी लगातार जूझ रहे हैं कि कैसे ये सड़कें ठीक हों, गड्ढे कैसे भरे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या, बहुत भीषण समस्या है,
उसको हम अपने स्तर पर EDM स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन समस्या है कि दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी कॉपरेशन हमें नहीं मिल रहा है। अगर उनको मिले तो निश्चित तौर पर हम हर पार्षद की हर क्षेत्र की समस्या है कि हमारे यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, नाली टूटी पड़ी है, नाले टूटे पड़े हैं, पत्थर नहीं है, नाली के ऊपर पत्थर नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा जब हम गुटपिट के बात है, दिल्ली सरकार बिल्कुल ही कॉपरेशन नहीं है। डेवलपमेंट फंड 1 रुपया भी किसी पार्षद के हमने आज तक दिया नहीं। 30 लाख रुपए मात्र हमने दिया था नॉन प्लान फंड में। ईस्ट आजाद नगर की सड़क पिछले कई महीनों से बदहाली का शिकार है। लोगों का कहना है कि पहले से ये सड़क टूटी थी, पर जल भराव के कारण ये सड़क और भी टूट गई है। वहीं राहगीरों का कहना है कि गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और जाम की स्थिति सुबह शाम रहती है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सी बार बरसात में रिपट के भी गिर जाते हैं, बच्चों को बहुत परेशानी होती है। सरकारी बस नहीं बनी हुई आती है, वो भी खराब हो जाती है। बाइक वाले बहुत सारे गिर गए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं, कंप्लेंट कई बार कर दिया। आगे का टूटा हुआ है पल्ले रोड का, इतना गड्ढा को बड़ा है, बहुत परेशानी होती है। ये जाए कुछ हो जाए, गड्ढे भर जाते हैं पानी में, तो परेशानी तो है ही। हाँ, हादसे तो बहुत होते हैं। ये गड्ढा है, 2 व्हीलर गाड़ी है, इसमें हम चल रहे हैं, ये छोटे पहिए हैं, कभी भी ऊनी चीज पड़ेगी, कहीं किसी गाड़ी में घुस गई, कभी किसी एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। नहीं, पानी की तो पूछो ही मत, बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पानी का। पानी में तो हमको रास्ता बदलना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है ना, कहाँ से। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम को लेकर 122 शिक्षक को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सम्मानित हुए शिक्षक में पूर्वी दिल्ली के 2 स्कूल की शिक्षिकाएं भी शामिल हैं। उनका कहना है कि सम्मानित होकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोरोना काल में भी बच्चे लगातार उनके संपर्क में रहे। पढ़ने के दौरान कोई भी समस्या अगर बच्चों को आई तो उसका भी समाधान उन्होंने किया। बच्चों को बेहतर भविष्य देना उनका एकमात्र उद्देश्य है। पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट बिगेस्ट अवार्ड है। ऑब्वियसली बात है, इंटर स्कूल पे हम करते रहते हैं, बट स्टेट अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंडली, ये अवार्ड मुझे एज अ हेडमास्टर मिडिल स्कूल के लिए मिला है। एंड जहाँ तक देखा जाए तो पढ़ाई तो सब करते हैं, बट इस सिचुएशन में जिसमें हम चल रहे हैं कोविड में, मैंने जितनी कोशिश की है वो ये है कि हम अपने बच्चों को स्कूल से जोड़े रखें। किसी को भी इस तरह की फीलिंग ना आने दें कि बाद में देख लेंगे या कर लेंगे। स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम हिला है। तो हम जितनी भी मेरी टीम है, मेरी टीचर्स हैं या मैं हूँ, हमने ये कोशिश की है कि हम अपने प्रिंसिपल के साथ मिलके अपने बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। सिर्फ एक हम बच्चों को लिंक दे दें और वो पढ़ते रहे, नहीं, हमने कोशिश की है कि हम गेमिफिकेशन के थ्रू पढ़ाएं। या ये बड़े गर्व की बात है कि मेरे स्कूल से किसी टीचर को ये अवार्ड मिले, क्योंकि 2003 में मुझे अवार्ड मिला और तब मुझे महसूस ही गरिमा का पता लगे। आज मेरे स्टाफ के बीच में से किसी टीचर को अवार्ड मिल रहा है तो मेरे लिए गर्व की बात है, जिसकी मेरे पास शब्द। पहली बात तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे मनीष सिसोदिया जी या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस एक बाउंड्री लाइन को बीच से हटा देंगे कि 15 साल के बाद ही किसी को अवार्ड मिलना है। जैसे ही मेरे पास ये परफॉर्मा आया और मैंने देखा कि मिनिमम 3 इयर्स, सो मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो गई और मैंने कहा चलिए अपने हेड मिस्ट्रेस को मैं इस चीज़ के लिए शुरुआत कराती हूँ। मिलना ना मिलना तो भाग्य की बात है। ये स्टेट अवार्ड टीचर्स का अवार्ड है और मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील कर रही हूँ, बिकॉज आफ्टर सो मैनी ईयर्स मैं काफ़ी टाइम से इस अवार्ड के लिए चेज़ कर रही थी, तो मैंने कभी फिल नहीं किया था। मैंने लास्ट टाइम ही इसी साल मैंने फिल किया and I am lucky that I got this award. शिक्षा समिति के चुनाव में राजीव चौधरी को चेयरमैन चुना गया है। वहीं डिप्टी चेयरमैन के पद पर कुसुम तोमर फिर से चुनी गई हैं। जीत दर्ज करने के बाद राजीव चौधरी ने कहा कि कई ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं। मेरा पहला काम ऐसे कामों को पूरा करना है। वहीं कुसुम तोमर का कहना है कि वो प्राइमरी एजुकेशन को और अच्छा बनाने को लेकर काम करेंगी। एक नाटक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है दिल्ली सरकार और वो एडवर्टाइजमेंट की है, लेकिन हम बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें चाहे स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन में हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले वर्ष में और भी बहुत सारे ऐसे मील के पत्थर खड़ा करेंगे कि बहुत जल्दी हम स्कूल खोलने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसा कि अभी आपको पता ही है 6th क्लास से ऊपर के सभी स्कूल्स खुल गए हैं। अभी हम जो भी सुविधाएं लगता है कि बच्चों को देनी आवश्यकता है तो उसकी कोई ना कोई व्यवस्था करके हम जरूर देंगे। अगर हमें लगता है कि
हमें इलेक्ट्रॉनिक ही पढ़ाई करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बच्चों तक पहुँचाए जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएँ हम जरूर करें। नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विभागों और राजस्व जिलों के तहत आने वाले सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को यूपी कोड के अनिवार्यता को लागू करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अब यूपी कोड के बिना संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस योजना को अभी सिर्फ पूर्वी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया है। अगर इसका रिस्पांस ठीक आता है तो अन्य जगहों पर भी इसको लागू किया जाएगा। वहीं इसको लेकर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। यूपी के नंबर आज के समय में बहुत आवश्यक है और जो रजिस्ट्री के समय के लिए हमने कहा है उसके कारण जो मकान खरीदने वाला है उसको फ़ायदा होने वाला है। लोग क्या करते हैं, जब अपना मकान बेचते हैं तो उससे पहले का अपना हाउस टैक्स क्लियर नहीं कराते। हाउस टैक्स क्लियर ना होने की वजह से मकान खरीदने के बाद जब वो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट जाता है उसको मालूम पड़ता है मेरे पर लाखों रुपये का हाउस टैक्स बकाया है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अगर यूपी के नंबर होगा तो यूपी के नंबर के माध्यम से उस मकान का सारी डिटेल आ जाएगी कि उसने अपने मकान का हाउस टैक्स जमा किया या नहीं किया। रजिस्ट्री तभी होगी जब उसने अपना मकान का पिछला हाउस टैक्स जमा कर दिया होगा। OTP नंबर आने में अभी 5-6 दिन लग रहे हैं, लेकिन जब उनका सब स्मूथली हो जाएगा जीवन में परेशानी नहीं आने वाली। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।